पीओए के संदर्भ में एक जजमेंट देख लो। केरला हाई कोर्ट का कन्नन वर्सेस मेसर्स आदिशिवा एंटरप्राइजेस क्रिमिनल रिवीजन पिटिशन 1038 ऑफ 2018। ये केस था सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, मतलब चेक बाउंसिंग को लेके, जो कन्नन ने आदिशिवा के नाम लिखा था। ट्रायल कोर्ट जो था चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसका कहना था कि पेटिशनर ने चेक बाउंस किए थे 138 के अंदर और सजा सुनाया। अपील में एडिशनल सेशंस जज ने कहा कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर सही था। ऐसे पेटिशनर आया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने तथ्य और सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखा। कानून पे पेटिशनर का कहना था कि रिस्पोंडेंट जो एक कंपनी था, उसके लिए जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने कंप्लेंट फाइल किया था, उसने कहीं नहीं कहा कंप्लेंट में कि उसको चेक देने और उसके बारे में कोई भी सीधा निजी जानकारी था, मतलब डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज था। पेटिशनर का कहना था कि ऐसे में मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट का कॉग्निसेंस नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को कोई निजी जानकारी थी चेक्स के बारे में, ये नहीं पता है। हाईकोर्ट ने कहा कि जो जजमेंट का सहारा पेटिशनर ले रहा था पीओए होल्डर का पर्सनल नॉलेज के बारे में, उस केस में और इस केस में फर्क था कि वहां ऑब्जेक्शन तुरंत समन्स इश्यू होने पे उठाया गया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ काफी लेट उठाया गया है ये ऑब्जेक्शन। हाईकोर्ट ने कहा कि ये सही है कि पीओए होल्डर के डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज में चेक को लेके बातें हैं, ऐसा साफ नहीं है, लेकिन रिस्पोंडेंट ने खुद अपना एविडेंस रिकॉर्ड करवाया, जिससे साफ था कि 138 के अंदर अपराध बनता है। कोर्ट ने सेक्शन 465 सीआरपीसी को देखा, जो है कोर्ट ने जो पता किया है केस को चलने से और जो पनिशमेंट दिया है उनको पलटी करने को लेके। यहाँ ये रिवर्सल मांगा गया है पीओए होल्डर के पर्सनल नॉलेज न होने के कारण। सेक्शन 465 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के हिसाब से न्याय का अपयश परखने के लिए कोर्ट को देखना होगा कि क्या पेटिशनर ने पहले ही ये पीओए होल्डर के नॉलेज का विषय उठाया था। यहाँ ऐसा नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को देखा गया जिसमें गलती, सही बात को अनदेखा करना और अनियमितता को लेके न्याय के अपयश होने के बारे में था। हाईकोर्ट ने कहा कि यहाँ ये नहीं कह सकते कि मैजिस्ट्रेट द्वारा कॉग्निसेंस लेने से न्याय का अपयश हुआ है। ये ऐसा है क्योंकि रिस्पोंडेंट ने खुद एविडेंस रीड किया था और कंप्लेनेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया था कि पेटिशनर ने मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज भी नहीं किया हाईकोर्ट के पास। कोर्ट ने जेल टाइम को कम किया 6 महीने से हाईकोर्ट के उस दिन बेंच के उठने तक। इससे पता चलता है कि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस जो पीओए को लेके होते हैं वो तुरंत करने चाहिए। यहाँ ना ही ट्रायल स्टेज में ना ही एपेलेट स्टेज में कुछ भी कहा गया, सडनली हाईकोर्ट में ही कहा गया पहली बार। ये देख के पता चलता है कि ऐसे ऑब्जेक्शंस कुछ लोग बचा के रखते हैं ताकि हाईकोर्ट के स्टेज पे ये उठा सकते, लेकिन कहीं कहीं ऊपर के कोर्ट्स ऐसे ऑब्जेक्शंस को कैसे देखते हैं ये कह नहीं सकते। यहाँ कोर्ट ने एक तगड़ा स्टैंड लिया इसके खिलाफ। वैसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है रमथालाल एंड अदर्स वर्सेस के राजामणि डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अनदर सिविल अपील नंबर 8830 ऑफ 2012। मैंने नाम पढ़ने में गलती की तो रामाथल को रमथालाल कहा है, क्षमा। इस केस में ट्रायल कोर्ट जो था मुंसिफ कोर्ट जहां राजामणि जीता, फिर फर्स्ट एपेलेट कोर्ट जो था सब कोर्ट जहां रमथालाल जीत गया, फिर मद्रास हाई कोर्ट में सेकेंड अपील जो राजामणि ने फाइल किया जहां राजामणि जीता, और वहां से अपील आया सुप्रीम कोर्ट। यहाँ डिस्प्यूट भूमि को लेके था। रमथालाल प्लेंटिफ था और राजामणि डिफेंडेंट। विषय पीओए को लेके भी था जो राजामणि के नाम रमथालाल ने किया था। पीओए रजिस्टर किया गया था, लेकिन रमथालाल का कहना था कि वो अनपढ़ था और इस बात का फायदा उठा के राजामणि ने पीओए में भूमि को लेके और भी अधिकार डाल दिए। वैसे 90s के एक प्रसिद्ध पिक्चर में ऐसा कैसा पीओए बनाया शर्मा जी ने, पता नहीं, कि सब कुछ धोनी ने अपने नाम कर लिया। पीओए के कुछ साल बाद राजामणि भूमि पे अधिकार दिखाने लगा और तब जाके रमथालाल को पता चला कि पीओए में उल्टा सुल्टा लिखा गया था। फिर रामाथल ने डिक्लेरेशन के लिए सूट फाइल किया कि भूमि पे अधिकार सिर्फ उसका है और परमानेंट इंजंक्शन के लिए कि पीओए में गड़बड़ी की गई है। ये सूट में रमथालाल हार गया क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने पीओए सच्चा माना। असल में राजामणि ने उस पीओए का फायदा उठा के कुछ एक्स्ट्रा अग्रीमेंट्स बनाए थे। फर्स्ट अपील में कोर्ट ने माना कि पीओए में फ्रॉड हुआ है और अपील अलाउ हुआ। भूमि को लेके वो अग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम तो थे ही, लेकिन हमारे टॉपिक पे पीओए का ओरिजिनल गुम गया ऐसा कहा गया। फर्स्ट एपेलेट कोर्ट ने माना कि राजामणि नहीं साबित कर सका कि रमथालाल को पीओ में क्या लिखा है वो समझ आया था बनाते समय। इससे नॉन एस फैक्टम, मतलब ये डीड मेरा नहीं है, जो यहाँ पे थे वो अग्रीमेंट्स, ये विषय रमथालाल के हित में डिसाइड हुआ। हाईकोर्ट ने सेकेंड अपील में कहा कि ट्रायल कोर्ट में कोई स्पेसिफिक प्लीडिंग्स नहीं थे रमथालाल द्वारा नॉन एस फैक्टम को लेके और इस विषय पे कोई इश्यू भी फ्रेम नहीं हुआ था, तो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट अपने आप से रमथालाल के हित में नहीं डिसाइड कर सकता था
और ऐसे राजामणि के हित में सेकंड अपील डिसाइड हुआ। सुप्रीम कोर्ट में रमतालाल का कहना था कि पीओए सिर्फ कुछ मदद के लिए ही बनाया था, लेकिन राजामणि ने अपने आप से भूमि को गहाण रखने या बेचने की बात डाली और भी बहुत कुछ। राजामणि ने इन सब से इनकार किया और कहा कि रमतालाल को 1988 में अगर पता चला भी कि पीओए में गड़बड़ी हुई है तो 1991 में सूट फाइल किया जो लिमिटेशन के बाहर था, और भी बहुत कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने प्लेन को पढ़ा और देखा कि लिखा था कि पीओए का उद्देश्य सीमित ही था और कि रमतालाल अनपढ़ है, कि रमतालाल को 1991 में पता चला फ्रॉड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉन एज फैक्टम का विषय किसी डीड को साइन करने वाला उठा सकता है अगर कोई गैर समझ हुआ हो उस डीड के बारे में साइन करते समय। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स देखे जहां फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के फर्क को भी देखा गया कि नॉन एज फैक्टम का पॉइंट तभी मिलेगा जब गलती उस डॉक्यूमेंट या डीड के मूल को लेके हो। कि पहले के जमाने में नॉन एज फैक्टम अनपढ़ लोगों को बचाने को लेके था और अभी के टाइम पे अगर फ्रॉड से बनाया जाए डॉक्यूमेंट तो भी वापर सकते हैं। एक फर्क बनाया गया था अथॉरिटीज द्वारा कि फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट के तरीके को लेके और फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट में लिखे गए बातों को लेके। कानून के हिसाब से फ्रॉड एक डॉक्यूमेंट को वॉइड यानी शुरू से शून्य नहीं बनाता, लेकिन वॉइडेबल बनाता है। मतलब अगर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो चाहे तो डॉक्यूमेंट को रद्द करवा सकता है। फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन एज टू कैरेक्टर ऑफ डॉक्यूमेंट को ज्यादा महत्व दिया गया कंटेंट से। एक पुस्तक के हिसाब से अगर इंसान ठीक से पता न करे कि उस डॉक्यूमेंट का असर क्या होगा तो नॉन एज फैक्टम नहीं वापरा जा सकता उस इंसान द्वारा कि जो उसने सोचा कि साइन किया है और असल में वो क्या असर करता है डॉक्यूमेंट वो गहरा होना चाहिए। कि इस केस में नॉन एज फैक्टम साबित होता है। कोर्ट ने नॉन एज फैक्टम के टेस्ट भी बताए। एक, जो नॉन एज फैक्टम का दावा कर रहा है वो अंधा या अनपढ़ होना चाहिए और उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उसे और किसी पे निर्भर होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट के अर्थ को लेके। दो, साइन करने वाले ने भारी गलती करनी चाहिए डॉक्यूमेंट में लिखित विषयों को लेके और उसके असर को लेके। तीन, जो आखिर में साइन हुआ उसमें और जो बनाने का उद्देश्य था उसमें जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। इस केस में तीनों है। तो इस केस में जो सेल डीड पीओए के आधार पे बनाया गया था वो सब गलत है। कोर्ट ने कहा कि प्लेंट में रमथालाल ने नॉन एज फैक्टम के लिए जो चाहिए वो साफ बताया है कि साबित करना अलग विषय है। कोर्ट ने एक जजमेंट को देखा जिसमें था कि अगर दोनों बाजू के पार्टीज को ट्रायल चलते समय ये पता हो कि ये नॉन एज फैक्टम का एक छाया है केस के ऊपर, तो चाहे वो बात लिखित में हो ना हो, प्लीडिंग में हो ना हो, तो भी एविडेंस में साबित कर सकते हैं। हर केस में ये बात नहीं कह सकते, लेकिन कि कोर्ट को देखना होगा कि क्या पार्टीज को कोई विषय का पता था ट्रायल के समय और उस विषय पे क्या एविडेंस लीड किया गया था। अगर पता चले कि किसी को मौका नहीं था ऐसे एविडेंस लीड करने का तो वो अलग बात है। बेसिकली दोनों पार्टीज के जानकारी और एविडेंस उठाने का मौका देखना होगा कोर्ट द्वारा। कोर्ट ने तथ्यों पे देखा कैसे रमथालाल ने नॉन एज फैक्टम पीओए को लेके बताया था और साबित भी किया था। हाईकोर्ट को फर्स्ट अपीलेट कोर्ट द्वारा निकाले निष्कर्ष को नहीं छेड़ना चाहिए था पीओए को लेके। ऐसे आखिर में केस रमथालाल के हित में गया। ऐसे मालूम पड़ता है कि पीओए जो केस से अलग ही एक डॉक्यूमेंट है उसका भी बहुत महत्व है कि उसमें क्या अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों के ऊपर जाके या विपरीत जाके काम हुआ तो सामने वाले को पॉइंट मिल सकता है और केस ही रद्द हो सकता है। लेकिन इसमें भी समय का महत्व है। फिर डोनर को खुद से आना होगा मैदान में या और किसी जानकार को भेजना होगा। वैसे ही पीओए का महत्व किसी अग्रीमेंट को साइन करने को लेके भी इम्पोर्टेंट है कि क्या डोनी को वैसा अधिकार है भी या नहीं।